वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 17 नवंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीएम पीबीटीजी विकास मिशन के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। तो अभी प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा की जयंती पर आदिवासियों को सशक्त बनाने के लिए पीएम पीबीटीजी विकास मिशन की शुरुआत की है, जिसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देख लेते हैं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह कौन होते हैं। तो ये वे समूह हैं जो भारत के जनजातीय समूह पीबीटीजी एक अधिक असुरक्षित समूह है। इन समूहों को इनमें आदिम लक्षण होते हैं। इसमें इनका भौगोलिक अलगाव मतलब ये भौगोलिक रूप से अलग रहते हैं और कम साक्षरता होती है। शून्य से नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर और पिछड़ापन आदि इनके कुछ लक्षण ऐसे होते हैं। जो ऐसे लोग होते हैं इनको पीबीटीजी के थ्रू रखा गया है। इसके अलावा ये भोजन के लिए शिकार और कृषि पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकियां जो प्राचीन काल में करी जाती थी उसी प्रकार से अभी भी काफ़ी हद तक उसी पर निर्भर है। 1973 में ढेबर आयोग ने जो आदिम जनजातियां हैं यानी पीटीजी के लिए एक अलग श्रेणी की स्थापना की थी। केंद्र सरकार ने 1975 में 52 आदिवासी समूहों को पीटीजी के रूप में पहचाना। 1993 में ये सूची 23 और समूह जोड़े गए इसमें, और इसके बाद में 2006 में इन समूहों को पीबीटीजी नाम दे दिया गया। वर्तमान में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 222 जिलों में 22,544 गांवों में 75 जनजातियों से संबंधित 2.8 मिलियन पीबीटीजी लोग मतलब जनजातियां ये टोटल पाई जाती हैं। 75 समूह हैं इनके, 75 मतलब तो। और इसे 2011 की जनगणना के अनुसार उड़ीसा में इनकी सबसे अधिक जनजाति है। इन 75 जनजाति है, इसमें उड़ीसा में सबसे ज़्यादा इनकी आबादी पाई गई है। इसमें 8,66,000 है उड़ीसा में इनकी जनजाति संख्या। और इसके बाद दूसरे नंबर पर 6,09,000 के साथ मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, और 5,39,000 के साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों मिला के, क्योंकि 2014 में तेलंगाना अलग हुआ है और तब इनकी गणना एक में की गई थी, उसके सहित ये तीसरे स्थान पे था। सबसे बड़ा पीबीटीजी उड़ीसा का सौरा समुदाय है। ध्यान रखना, सौरा समुदाय सबसे बड़ा समुदाय है जिसकी संख्या 5,35,000 है। अब पीबीटीजी जो पीएम पीबीटीजी विकास मिशन के बारे में देख लेते हैं। तो अभी प्रधानमंत्री ने 24,000 करोड़ रुपए की एक परियोजना का उद्देश्य इसके लिए पीबीटीजी समूह का विकास करना है, उसकी ये लॉन्च किया है। इसे दूर दराज के गांव में रहने वाले जो पीबीटीजी समुदाय हैं उनके लिए बिजली, पानी, सड़क कनेक्टिविटी, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों के लिए डिजाइन किया गया है। इस योजना के तहत पीएम ग्राम सड़क योजना, पीएम ग्राम आवास योजना, जल जीवन मिशन और अन्य जैसे लगभग 11 योजनाओं में 9 मंत्रालयों को समन्वित कार्य के माध्यम से इसको लक्षित गांव तक ले जाया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सिकल सेल रोग उन्मूलन, टीबी उन्मूलन, 100% टीकाकरण, पीएम सुरक्षित मातृत्व योजना, पीएम मातृ वंदना योजना, पीएम पोषण तथा पीएम जनधन योजना जैसी योजनाओं की संतृप्ति सुनिश्चित यहाँ पर की जाएगी। हमारा अगला आर्टिकल है, अभी भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और जिनका जो IPEF के 12 सदस्यों ने आपूर्ति श्रृंखला लोचशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो तभी ये चर्चा में है। तो देख लेते हैं इसके IPEF के बारे में। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी यानी IPEF, इसे 2022 में लॉन्च किया गया था। ये एक अमेरिकी नेतृत्व वाला फ्रेमवर्क है। इसका उद्देश्य फ्रेमवर्क के सदस्यों के आपसी संबंधों को मजबूत करना और हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक यानी और इसके क्षेत्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण आर्थिक एवं व्यापारिक मामलों में संलग्न होना है। ये कोई मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। IPEF के 14 भागीदार देश हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 14 सदस्य इसके हैं। IPEF के भागीदार देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 40% हिस्सा ये कवर करते हैं, और वैश्विक वस्तु एवं सेवा व्यापार में इनका हिस्सेदारी 28% की है। IPEF के 4 स्तंभ हैं। इसमें भारत 3 स्तंभों में
तो शामिल है, हो गया है, लेकिन व्यापार वाले स्तंभ में शामिल ये नहीं है भारत अभी। समझौते के बारे में इसमें देख लेते हैं। तो इस समझौते के बारे में, तो इसका उद्देश्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर और मजबूत करना है। साथ ही इन आपूर्ति श्रृंखलाओं को अनुकूलशीलता, स्थिरता और संधारिता को बढ़ावा देना भी है। इसके उद्देश्य में शामिल हैं ये सारी चीज़ें, और ये समझौते किन्हीं 5 देशों द्वारा कार्यान्वित के बाद लागू होगा। IPEF आपूर्ति श्रृंखला परिषद तो इस समझौते की निगरानी और कार्यान्वयन करेगी। भारत के लिए समझौते के मुख्य लाभ क्या हैं? तो भारत आर्थिक जोखिमों को कम करेगा ये भारत की, और ये महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए विकल्प प्रदान करेगा। साथ ही ये सदस्यों को अपनी आर्थिक श्रृंखलाओं में विविधता लाने के लिए चीन की आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता है उसको भी कम करने में सक्षम बनाएगा। ये आर्थिक समृद्धि के लिए निवेश जुटाने में सहायक होगा, और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत का बेहतर एकीकरण भी संभव हो सकेगा। यह भारत उत्पादों के निर्यात को सुगम बनाने के लिए एक निर्बाध क्षेत्रीय ट्रेड इकोसिस्टम का भी निर्माण करेगा। और इसके 4 IPF के 4 स्तंभ हैं। इनके बेस पर ये यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है काम करेगा। इसमें पहला है व्यापार, दूसरा आपूर्ति श्रृंखला, तीसरा स्तंभ है स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना और विकार्बनीकरण, और चौथा है कर संरचना और भ्रष्टाचार निरोध। तो ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के देश हैं, जैसा कि हम देख चुके हैं। 14 कंट्री हैं, प्लस फिजी भी है इसमें। US, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, इंडिया एंड थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस और फिजी भी है। टोटल 14 इसमें देश हैं। हमारा अगला आर्टिकल है एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी 15 दिनों के सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना ने स्थानीय कारीगरों और श्रमिकों के बीच लोकप्रियता हासिल की है। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के बारे में देख लेते हैं। तो ये रेल मंत्रालय के अधीन भारतीय रेल की एक पहल है। इसे वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से लॉन्च किया गया था। यह स्थानीय लोगों को देश भर में स्वदेशी उत्पाद बेचने के लिए विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए जो बिक्री आउटलेट होते हैं उनको प्रदान करेगा। ये योजना नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिज़ाइन अहमदाबाद द्वारा डिजाइन की गई है। इसका उद्देश्य है प्रत्येक स्टेशन को एक प्रचार केंद्र के रूप में बनाना और स्थानीय और स्वदेशी निर्माण उत्पादों का प्रदर्शन करना है। इस योजना के तहत सभी पात्र जो आवेदक होंगे उनको बारी बारी से आवंटन किया जाता है। योजना का पायलट प्रोजेक्ट 25 मार्च 2022 को शुरू किया गया था। ये योजना स्थानीय कारीगरों जैसे कुम्हार, बुनकर, आदिवासी आदि का कल्याण कर रही है। पात्र आवेदकों को रेलवे के पास 1000 रुपये जमा करने पर 15 दिनों की अवधि के लिए एक अस्थायी स्टॉल या कियोस्क आवंटित किया जाएगा। देश भर में स्टेशनों पर बिक्री आउटलेट उपलब्ध कराए जाते हैं जिन्हें निविदा प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित किया जाता है। जोनल रेलवे स्टेशनों योग्य उत्पादों और विक्रेताओं की पहचान भी करेगा। हमारा अगला आर्टिकल है एशियाई विकास बैंक यानी ADB के बारे में। तो देख लेते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो अभी हाल ही में भारत ने उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण, सेवा वितरण में सुधार और कुशल प्रशासन प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ $400 मिलियन के नीति आधारित ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो एशियाई विकास बैंक के बारे में देखते हैं। ये एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई थी और ये एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच आर्थिक और सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ये कार्य क्या करती है? तो सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान और इक्विटी निवेश प्रदान करके सदस्यों और भागीदार सदस्यों की सहायता करता है। ये कुछ निजी क्षेत्रों की परियोजनाओं के साथ साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी को भी वित्त पोषण प्रदान करता है। ये नियमित रूप से नीतिगत संवादों को सुविधाजनक बनाता है और सलाहकारी सेवाओं को भी प्रदान करता है। इसके सदस्य देश कितने हैं? तो इसमें 68 यानी 68 सदस्य देश शामिल हैं, जिसमें से 49 एशिया के प्रशांत क्षेत्र के भीतर के और 9 बाहर के हैं। इसे गवर्नर बोर्ड द्वारा चलाया जाता है
जो एडीबी के सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करता है। ये विश्व बैंक की तर्ज पर बनाया गया है और इसमें एक समान भारित मतदान प्रणाली है, जहां वोट सदस्यों की पूंजी सदस्यता के अनुपात में वितरित किए जाते हैं। 2022 तक एडीबी के 5 सबसे बड़े शेयर धारक जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, इनका कुल शेयरों का 15.6% के साथ प्रत्येक था। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इसका 6.4, भारत 6.3 और ऑस्ट्रेलिया 5.8 है। फंडिंग का स्रोत कहाँ से होता है? तो ये संगठन वित्त पोषण के लिए सदस्यों के योगदान, उधार से अर्जित आय और ऋण के पुनर्भुगतान पर निर्भर करता है। इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है एडीबी का। हमारा अगला आर्टिकल है वाल्विस खाड़ी के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। पश्चिमी अफ्रीका और अटलांटिक में भारतीय नौसेना की मिशन आधारित तैनाती के हिस्से के रूप में एक रणनीतिक कदम है। इसमें आईएनएस सुमेधा ने वाल्विस खाड़ी के एक पोर्ट कॉल का आयोजन किया है। तो वाल्विस बे के बारे में देख लेते हैं। ये रणनीतिक रूप से नामीबिया के तट पर से आधे नीचे स्थित है, जहां प्रमुख शिपिंग मार्ग तक सीधी पहुंच है। यह रणनीतिक स्थान ने इसे भूमि से घिरे अफ्रीकी देशों और शेष विश्व के बीच व्यापार के लिए प्रवेश द्वार बंदरगाह बना दिया है। कार्गो ट्रांसशिपमेंट के अलावा वाल्विस बे अपने वाणिज्यिक मछली पकड़ने के उद्योग के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। ये अटलांटिक महासागर के किनारे पर स्थित है। वाल्विस खाड़ी शहर नावीव रेगिस्तान के बारे में रेगिस्तान के किनारे पर रुक रुक के बहने वाली कुइसेव नदी के मुहाने पर स्थित है। आईएनएस सुमेधा के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो आईएनएस सुमेधा ये स्वदेशी निर्मित सरयू श्रेणी के नौसेना अपतटीय गश्त जहाज का तीसरा जहाज है। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड या स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया था। इसे 7 मार्च 2014 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। यह विशाखापत्तनम स्थित भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का हिस्सा है। प्राथमिक कार्य इसके क्या हैं? तो ईजेड की निगरानी करना, समुद्री डकैती रोधी गश्त करना और बेड़े समर्थन का संचालन करना, अपतटीय संपत्तियों को समुद्री सुरक्षा प्रदान करना और उच्च मूल्य वाली संपत्तियों के लिए एस्कॉर्ट संचालन करना आदि इसके प्रमुख कार्य हैं। हमारा अगला आर्टिकल है पिको सिस्टिस सेलिनारम के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में एक युवा शोधकर्ता ने इस रहस्य का खुलासा किया है कि कैसे पिको सिस्टिस सेलिनारम अत्यधिक खारा, क्षारीय और हाइपरसोमिक परिस्थितियों में शारीरिक अनुकूलन का सहारा लेकर सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं। यह विश्व स्तर का व्यापक रूप से फैली खारी झीलों का पिको प्लांक्टोनिक हरा शैवाल है। ये सबसे छोटे हरे शैवालों में से एक है और यह अत्यधिक लवणता सोडा झील सांभर राजस्थान में अत्यधिक वातावरण में जीवित रहने के लिए पाया जाता है। हालांकि शैवाल दुनिया भर में खारे सोडा झीलों में व्यापक रूप से पाया जाता है, लेकिन इसे पहली बार भारत में केवल सांभर झील में ही देखा गया था। ये अद्वितीय जीव स्पष्ट रूप से उच्च लवणता क्षारीय के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में चैपरोन प्रोटीन के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण और एटीपी संश्लेषण को भी बढ़ाता है। अत्यधिक खारा क्षारीय स्थिति में पी सेलिनारम द्वारा प्रदर्शित बढ़ी हुई प्रकाश संश्लेषण गतिविधि उल्लेखनीय है, क्योंकि अधिकांश प्रकाश संश्लेषण जीवों में प्रकाश संश्लेषण हाइपरकॉस्मिक स्थितियों में के तहत दबा हुआ है। सांभर झील के बारे में देख लेते हैं मुख्य तथ्य। तो ये राजस्थान में स्थित है और भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि है। ये अल्पकालिक नमक झील है या एक निर्दिष्ट रामसर साइट भी है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि होती है उसके द्वारा। ये अरावली पर्वत के अवसाद का उससे निर्मित हुई है और इसे अंतर्देशीय झील को 5 नदियों सामोद, खारी, मंथा, खंडेला और मेड़था और रूपनगढ़ से पानी मिलता है। हमारा अगला आर्टिकल है सागर कवच के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच केरल और माहे तटों पर अपने रणनीतिक युद्धाभ्यास को शुरू करने के लिए तैयार है। सागर कवच के बारे में तो ये अभ्यास अर्धवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है।
यह विभिन्न केंद्र और राज्य एजेंसियों की सक्रिय भागीदारी के साथ एक सहयोगात्मक प्रयास है जो भारत के तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण का प्रदर्शन करता है। भारतीय तटरक्षक द्वारा समन्वित सागर कवच भारतीय नौसेना, तटीय पुलिस, राज्य पुलिस और खुफिया ब्यूरो, सीमा शुल्क ब्यूरो, CISF, बंदरगाह विभाग, मत्स्य पालन विभाग, लाइट हाउस महानिदेशालय, लाइट शिप्स और कदलोरा जगदीश जागीरथ समिति सहित बलों में एक समामेलन लाता है। ये अभ्यास मजबूत सुरक्षा तंत्र और विभिन्न परिदृश्यों के अनुकूलता को सुनिश्चित करते हुए तटीय इलाकों की अनूठी जटिलताओं को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। सामरिक प्रभाग, इसमें हमला बनाम रक्षा बल। तो इसमें अभ्यास में भाग लेने वाले इकाइयों को रणनीतिक रूप से 2 टीमों में विभाजित किया गया है। इसमें हमला के लिए लाल रंग, जो हमला करती हैं हमला वाली टीमें होती हैं उनके लिए लाल रंग और रक्षा वालों के लिए नीला रंग दिया गया है। लाल जो रंग की सेनाएं होती हैं वह तटीय सुरक्षा को चुनौती देते हुए समुद्र की ओर तटीय क्षेत्रों की घुसपैठ के प्रयास का अनुकरण करती हैं। इसके विपरीत नीली सेनाएं किसी भी घुसपैठ के प्रयास को रोकने और उनको बेअसर करने के लिए तटीय सुरक्षा निगरानी की स्थापना करके नकली जो खतरे होते हैं उनका प्रतिकार करती हैं। तटीय सुरक्षा में मछुआरों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए यह अभ्यास उनकी सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता पर जोर देता है। मछुआरों से आग्रह किया जाता है कि वे तट के निकट चलने वाले किसी भी अज्ञात जहाज की सूचना तुरंत भारतीय तटरक्षक बल को दें। इस सहयोगात्मक दृष्टिकोण का उद्देश्य तटीय क्षेत्र में निगरानी को बेहतर बनाना है, जिससे स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदायों को सुरक्षा के लिए एक मूल्यवान संपत्ति में बदला जा सके। हमारा अगला आर्टिकल है निर्भय क्रूज मिसाइल के बारे में। तो आइए देखते हैं। भारतीय सशस्त्र बल ने अभी 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर लक्ष्य से हमला करने के लिए लंबी दूरी की हमलावर क्रूज मिसाइल निर्भय को अपनी सूची में शामिल करेंगे। तो ये निर्भय क्रूज मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। ये एक लंबी दूरी की उप सोनिक क्रूज मिसाइल है। ये भारत की पहली स्वदेश निर्मित क्रूज मिसाइल है। इसका विकास बेंगलुरु में स्थित वैमानिक विकास प्रतिष्ठान द्वारा किया गया था, जो भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के तहत एक प्रयोगशाला है। यह उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों का सटीकता से हमला करने के लिए प्रतिद्वंदी क्षेत्र में गहरी पैठ बनाने में सक्षम है। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो निर्भय की लंबाई 6 मीटर और इसका व्यास 0.5 मीटर और वजन 1500 से 1600 किलोग्राम यानी 1 से 1.5 कुंटल है। और इसमें 1000 किलोमीटर तक दूरी पर स्थित जमीनी लक्ष्यों को हमला इससे किया जा सकता है। इसमें एक ठोस प्रतिरोधक बूस्टर मोटर का उपयोग किया जाता है, जो लॉन्च के तुरंत बाद बंद हो जाता है और टर्बोजेट इंजन में बदल जाता है। इसे 100 मीटर से भी कम ऊंचाई पर यानी 0.7 मैक यानी उपसैनिक गति से घूमने और भ्रमण करने के लिए सक्षम है ये। और ये 200 से 300 किलोग्राम के हथियार से लैस इसको किया जा सकता है। ये पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जा सकता है। इसे प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इसे कई प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। ये सक्रिय रडार टर्मिनल साधक के साथ INS GPS द्वारा निर्देशित भी होता है ये। तो हमारे सारे आर्टिकल फिनिश हो गए। अगर हमारी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।